उपस्थित इस प्रतिष्ठित कॉलेज के प्रिंसिपल साहब, यहाँ उपस्थित टीडीसी साहब, तनेश सुतारिया जी जो 2017 बैच के IAS ऑफिसर हैं और उप विकास आयुक्त हैं पटना में, उपस्थित हमारे विभागाध्यक्ष महोदय, यहाँ उपस्थित जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारी और सभी युवा साथियों, 2-3 बातें आपसे हम करेंगे। एक तरह से आप मान सकते हैं कि ये सेशन आपका हो जाएगा डेमोक्रेसी पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर, बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हम लोगों को समझनी पड़ती है और जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो उसमें बड़ा रोल होता है सब चीज़ों का। तो उस दृष्टिकोण से भी हम लोग इस सेशन को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। हम सभी लोग अवगत हैं कि जो शासन प्रणाली है, जितनी शासन प्रणालियाँ हैं, आप जानते हैं कि शासन प्रणाली की आवश्यकता होती है कि चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रहें। तो उसमें लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली मानी जाती है, डेमोक्रेसी, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। इसको कहा जाता है डेमोक्रेसी जो है ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। बाकी जो अन्य प्रणाली है उसमें जनता की कहीं भागीदारी नहीं होती। चाहे राजतंत्र हो, आप देखेंगे उसमें जनता की आवाज़ को बहुत मतलब नहीं है। वो राजा की सदा सहता को निर्भर करता है कि वो जनता को कितना सुनना चाहता है या नहीं सुनना चाहता है। फिर कुछ तानाशाही प्रणालियाँ हैं, कुछ जगहों पर वहाँ भी आप देखेंगे कि जनता की आवाज़ का या उसकी भागीदारी का बहुत महत्व नहीं होता है। लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, इसकी भी आलोचना होती है। आप लोग पढ़े होंगे या बाद में पढ़ेंगे, जो बड़े बड़े फिलासफर हैं उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की आलोचना करते हुए कि ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सिर्फ सिर गिने जाते हैं, उस सिर के अंदर क्या है वो नहीं देखा जाता है। मतलब संख्या का महत्व है, गुणवत्ता का महत्व है। इस प्रकार से इसकी आलोचना की जाती है लोकतंत्र की। लेकिन उसके बावजूद माना यह जाता है कि अगर जनता की अधिक से अधिक भागीदारी है, कम से कम आधे से अधिक लोगों की, जो बहुमत का शासन है एक प्रकार से, तो उनका रिप्रेजेंटेशन एक तरह से मान लिया जाएगा। बहुमत का जो विचार है वो अच्छा हो सकता है, उसको माना जा सकता है। और जो उपलब्ध शासन प्रणाली है अभी तक, उसमें लोकतंत्र सर्वोत्तम है, सबसे अच्छी है। अब तक की जितनी हमारी विकास यात्रा रही है, जितना अनुभव रहा है, उसके आधार पर उपलब्ध शासन प्रणाली में लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन प्रणाली है अपनी कमियों के बावजूद। इससे बेहतर अभी तक कोई खोज नहीं हो पाई। अब इसके 2 रूप हैं, आप सभी लोग देखते हैं। एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है, एक पार्लियामेंट्री है, जैसे अमेरिका में एक पार्लियामेंट्री डायरेक्ट चुना जाता है, और दूसरा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म इसका होता है, संसदीय प्रणाली। जो हम लोग यहाँ है संसदीय प्रणाली है, उसमें हम लोग संसद सदस्य को अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनते हैं और वो फिर हमारा प्रतिनिधित्व संसद में करते हैं। संसद में बहुमत से निर्णय होता है, विचार विमर्श विभिन्न विषयों पर होता है, कानून बनाए जाते हैं और उन कानून के माध्यम से शासन होता है, उसको हम लोग भी पालन करते हैं। और हमारा ये मानना है कि वो कानून हमने ही बनाया है। एक तरह से सेल्फ शासन हम लोग, गवर्नेंस है हमारे द्वारा। और एक और वर्गीकरण है इसका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट छोटे छोटे देश हैं वहाँ पर है डायरेक्ट, हमको लगता है स्विट्जरलैंड या कुछ इस तरह के देश है काफ़ी डायरेक्ट लोकतंत्र है, हम लोग उसको सर्च भी कर सकते हैं। उसमें सीधे कोई बात होगी तो सीधे जनता के बीच जाना है और एक रेफरेंडम कराना है, निर्णय लेना है, उसके बाद उसको लागू करना है। लेकिन बड़े जो देश हैं जहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है, इसलिए इसमें अप्रत्यक्ष जो पद्धति है उसको अपनाया जाता है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपनी आवाज़ को अभिव्यक्त करती है। ये डेमोक्रेसी की बात होगी, शासन प्रणाली की बात होगी। दूसरा, इसमें जनता की भागीदारी अधिक से अधिक होनी चाहिए, तभी हम इसको अधिक रिस्पॉन्सिव, अधिक उत्तरदायी और अधिक एफिशिएंट बना सकते हैं। उसकी भागीदारी कैसे होगी,
जो चुनाव होते हैं ये देखते हैं, जब भी चुनाव होता है उसमें बड़ी संख्या में लोग भागीदारी करें। और इसके लिए अभी जो स्थिति है हम लोग देखते हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम होता है। आइडियली तो होना चाहिए जितने लोगों का मतदाता सूची में नाम है सब लोग जाएं मतदान के लिए बूथ पर अपने मत का प्रयोग करें। मत का प्रयोग करना है आपको, लेकिन वो आइडियली होता नहीं है। 50%, 55% इस तरह से मतदान होता है। और उसमें जो जिसको बहुमत मिल गया, अगर कम लोग निकले किसी शहरी क्षेत्र में हम लोग देखते हैं अर्बन पैंटिंग, शहरी क्षेत्र में लोग कम महत्व देते हैं, कम निकलते हैं संख्या में। 35% मतदान हुआ, मान लीजिए 100 में 35 लोग निकले और उसमें 3-4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जिसको सबसे अधिक मत प्राप्त हो गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये आप सुने होंगे कि सब जितना लोग आए मतदान किए उसमें से आधे से अधिक जिसको प्राप्त हो गया, सबसे ज़्यादा जिसे प्राप्त हो गया वही विजयी हो गया। तो ये जनता का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। 75 लोग मान लीजिए नहीं आए, 35 आए, उसमें से आधा 17 लोगों का मत प्राप्त हुआ और कोई विजयी हो गया। 100 में 17 लोगों का जो मत प्राप्त किया है वो विजयी हुआ है। आप पर शासन कर रहा है, आपने उसको कहा है कि हमारे ऊपर शासन करेगा। सिर्फ 17 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियली उसको 100 लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, या कम से कम 50% से अधिक लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। जितनी कम भागीदारी आपकी होगी, गुणवत्ता, उत्तरदायित्व ये उतना ही कम होगा, और जितनी अधिक भागीदारी होगी उतना ही अच्छी शासन व्यवस्था रहेगी, उतनी उत्तरदायित्वपूर्ण रहेगी, आपकी बातों को सुनेगी और आपकी जो आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं उसको रिफ्लेक्ट करेगी, अभिव्यक्त करेगी व्यवस्था में। इसलिए हम लोग को जरूरी है कि अधिक से अधिक लोगों का पार्टिसिपेशन हम लोग इसमें सुनिश्चित करें। पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए स्वीप कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग चलाता है। चुनाव कराने का, भागीदारी सुनिश्चित करने का दायित्व तो भारत निर्वाचन आयोग पर है, और ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है। आप सभी लोग जानते हैं, पढ़े लोग तो इसलिए पढ़ेंगे। एक संवैधानिक संस्था है, संविधान में हमारी इसकी व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 324 अब देखेंगे, उसमें हमारे संविधान में व्यवस्था की गई, भारत निर्वाचन आयोग एक होगा और वो चुनाव कराएगा, उसका दायित्व सब निर्धारण किया गया है। फिर कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं, इस प्रकार की व्यवस्था है। और इतनी बड़ी आबादी, वर्तमान में तो हमको लगता है विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। चाइना आबादी का अधिक था, लेकिन वहाँ लोकतंत्र नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। इसलिए सबसे अधिक आबादी वाला लोकतंत्र भारत है, और इतना शांतिपूर्ण ढंग से, इतनी कुशलतापूर्वक, इतनी बड़ी एक्सरसाइज संपन्न कराना। आप सोचिए लगभग 140 करोड़ लोग हैं, और उसमें मतदाता 50% से 52% के आसपास है, 55% मतदाता लोग होते हैं। जो पॉपुलेशन और इलेक्टर्स का रेशियो होता है 18 साल से अधिक होते हैं। उतने लोगों का डेटा बेस कलेक्ट करना, एक व्यक्ति तक पहुँचना, बूथ एक इकाई होती है आपकी मतदान केंद्र, वहाँ जितने लोग हैं उन सभी तक पहुँचना, उनका व्यक्तिगत सब डिटेल इकट्ठा करना, मतदाता सूची बनाना, फिर मतदान कराना। मतदान हम लोग जाते हैं, मतदान करके आ जाते हैं, लेकिन उसके पहले कितनी एक्सरसाइज होती है। उस बूथ पर कितने लोग हैं, सबका नाम, सबका डिटेल रहेगा, कैंडिडेट कौन कौन लोग हैं वो सब डिटेल रहेगा, ईवीएम पहुँचेगा, लोग पहुँचेंगे, वहाँ सारा अरेंजमेंट होगा, फिर आप जाएंगे मतदान करेंगे, उसको वापस आएंगे। ये पूरी एक्सरसाइज भारत निर्वाचन आयोग कराता है, और बहुत ही पारदर्शी ढंग से सफलतापूर्वक संपन्न कराता है। हम लोगों के साथ जितने देश आजाद हुए थे और जो डेमोक्रेसी को अपनाए थे, इस प्रकार की क्रेडिबिलिटी कहीं भी नहीं मिल पाई किसी भी निर्वाचन आयोग को, न भारत निर्वाचन आयोग को है। न शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, स्वतंत्र ढंग से लोग मतदान कराता है, निर्वाचन कराता है, सत्ता परिवर्तन कराता है, होता है जनता करती है उसके माध्यम से। तो ये क्रेडिबिलिटी भारत निर्वाचन आयोग ने स्वीप कार्यक्रम चलाया। स्वीप का मतलब SVEEP, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन। स्वीप, इसमें 2 कीवर्ड हैं, वोटर एजुकेशन और इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन।
इलेक्टर्स और वोटर्स में अंतर अगर हम करना चाहें, इलेक्टोरल रोल में जिसका नाम है वो इलेक्टर्स हो गया, मतदाता सूची में जिसका नाम है, निर्वाचक सूची में जिसका नाम है वो निर्वाचक हो गया। लेकिन उसमें से जितने लोग वोट करने के लिए टर्नअप होते हैं, जाते हैं, वो वोटर्स हो गए। सभी लोग वोटर्स नहीं, हम लोग मतदाता सूची बोलते हैं, टेक्निकली वो निर्वाचक सूची है, इसमें निर्वाचकों का नाम है। इतने लोग निर्वाचन में जाकर वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन जितने लोग भागीदारी किए वो वोटर्स हुए, जो नहीं भागीदारी की वो निर्वाचक हुए। दोनों पर आयोग का फोकस है। इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन, मतलब जितने इलेक्टर्स हैं या संभावित हैं उनको इलेक्टोरल रोल में ले लेना है, उनका पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करना है, कोई छूट न जाए इस बात को देखना है। एक ये उद्देश्य है स्वीप कार्यक्रम जागरूकता कार्यक्रम। दूसरा है वोटर्स एजुकेशन, जो वोट करने जा रहा है उसको शिक्षित करना कि बिना किसी भेदभाव, बिना किसी लोभ लालच के प्रभावित हुए बिना सही निर्णय के ठीक ढंग से मतदान करें। वोटर्स एजुकेशन का ये पर्पज है। किसी चीज़ से प्रभावित हुए बिना, चाहे जाति, धर्म या कुछ कैश टाइम, अब पढ़ते वगैरह बाद पैसा बढ़ रहा है, शराब बढ़ रहा है, साड़ी बढ़ रही है, कुछ और सामान बढ़ रहा है। यहाँ हम लोग यहाँ कम होता है, अभी जो इलेक्शन हुए हैं तेलंगाना में 500 करोड़ रुपये सीज किए गए। हम लोग 1.5 करोड़ रुपये सीज होता है, बहुत लंबा रहता है। 500 करोड़ रुपये सीज हुए हैं, अब समझिए कितने नहीं सीज हुए, निकल गए होंगे, बढ़ गए होंगे, कुछ परसेंट सीज हो पाता है। तो इस प्रकार का प्रयास कुछ लोग करता है। पहले बाहुबल का बहुत प्रयोग होता था, बहुत कब्जा कर लिया जाता था, लोग पहुंच जाते थे, जब बैलेट से होता था और पूरा उस पर बैलेट पर मुहर मार करके सब पक्ष से निकाल देते थे, सबको घेर के घूर करके बाहुबल का प्रयोग ज़्यादा होता था। तो उस पर रोक लगी, धीरे धीरे ईवीएम आई और पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती हर बूथ पर होने लगी और कड़ी कार्रवाई हुई बहुत सारे मामलों में। बाहुबल का प्रयोग जो था वो धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन हम लोग देख रहे हैं धन बल का प्रयोग अभी बहुत ज़्यादा है और धन बल के आधार पर प्रभावित करने का प्रयास होता है मतदान को। वोटर्स को इतना एजुकेट, इतना जागरूक होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हो और अपना सही निर्णय को सुनाए मतदान के माध्यम से। ये उद्देश्य है वोटर एजुकेशन का। स्वीप एक्टिविटी है। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं वो इलेक्टर्स पार्टिसिपेशन वाले पोर्शन पर फोकस करने के लिए इकट्ठा हुए, और जब चुनाव होगा, अधिसूचना जारी हो जाएगी, डेट फिक्स हो जाएगी, उस समय जब स्वीप एक्टिविटी चलेगी, आप लोगों से हम लोग मिलेंगे, उस समय वोटर्स एजुकेशन वाले पार्ट पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और जो इलेक्टर्स हैं वो वोटर में कन्वर्ट करने के लिए उस पार्ट पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। अब जो नाम जोड़ने की बात आती है, इसमें एक बात आपको बताना चाहेंगे कि हम लोग के देश में जो हम लोगों का संविधान बना, हमारे संविधान निर्माता जो थे हमारे पूर्वज, लोगों ने बहुत साहसिक निर्णय लिया था। सभी लोगों को सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया। आप सभी लोग बड़े होंगे, सार्वभौम वयस्क मताधिकार मतलब कि एक क्राइटेरिया है, एज ग्रुप है, उस एज लिमिट से अधिक जो लोग भी होंगे सबको मत देने का अधिकार दिया गया है। क्रांतिकारी कदम था। उस समय साक्षरता हमारे देश में मात्र 18% थी, सिर्फ 18% लोग उस समय साक्षर थे। उसको देखते हुए संविधान सभा में लोगों का मन था कि धीरे धीरे इसको सबको दिया जाए। लोग ठीक ढंग से इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, साक्षरता नहीं है, जागरूकता नहीं है, उपयोग नहीं कर पाएंगे और उनको बरकरार रखना पड़ेगा। लेकिन संविधान सभा ने बहुत विमर्श के बाद निर्णय लिया कि सभी को मतदान अधिकार का उपयोग अधिकार देंगे। उस समय 21 ईयर्स मिनिमम एज थी। आज जो 18 साल है उस समय 21 साल से अधिक जो लोग भी हैं सबको जो है मत देने का अधिकार होगा और आपके मेधा पर, आपके डिसीजन पर भरोसा किया गया कि 21 साल से अधिक जो लोग हैं वो सही निर्णय ले सकते हैं। बाद में उसको घटा करके 21 में कर दिया गया 18 साल। मतलब जब 18 साल की एज आप प्राप्त कर लिए उसको एडल्ट माना गया, वयस्क माना गया और मत देने का ऑटोमेटिकली आपको अधिकार मिल गया। शर्त बस यही है कि
कि आपका नाम मतदाता सूची में रहना चाहिए, बस। अगर नाम मतदाता सूची में है आप वोट डाल सकते हैं, भले से उसमें त्रुटि है, कुछ और कमियां हैं, उस सबका समाधान है। लेकिन अगर नाम नहीं है मतदाता सूची में, फिर आप अपने मत का प्रयोग किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। ये इम्पोर्टेंस है मतदाता सूची का। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार के पद और हम कहना चाहेंगे, जो इतिहास रहा है, क्यों इसको हम लोग क्रांतिकारी कदम कर रहे हैं। 18 साल से अधिक के जो लोग हैं वो उनको मत का अधिकार देना क्रांतिकारी कदम था, इसलिए जो अन्य शासन प्रणालियाँ रही हैं विश्व में, इसे एक साथ इस प्रकार का निर्णय नहीं लिया। आप अवगत हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये सबसे आधुनिक या मॉडर्न स्टेट है दुनिया का, लेकिन वहाँ भी सार्वभौम वयस्क मताधिकार के लिए गृह युद्ध छेड़ना पड़ा। गृह युद्ध हुआ था, सबको मत देने का अधिकार नहीं। हमारे यहाँ इंडिया में आप बात करें, अंग्रेजों के ज़माने में आप अवगत होंगे, सबको मत देने का अधिकार नहीं। आर्थिक स्थिति देखा जाता था, क्या आर्थिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति देखा जाता था, और बाद में जब डिवाइड एंड रूल का षड्यंत्र किया गया तो उसमें धर्म के आधार पर वोटिंग का अधिकार दिया गया कि आपस में लोग टकराएंगे, एक धर्म के हैं तो नहीं मिलेगा अधिकार, दूसरे धर्म के हैं आपको वोटिंग का अधिकार मिलेगा। फिर महिला को जेंडर के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया। और अभी हाल तक हम लोग देखते हैं जो अरब कंट्रीज हैं, उसमें 3-4 साल पहले जाकर के महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला है। तो कल्पना कीजिए कि 2017-18 तक, जबकि हम इतने आधुनिक होने का दावा करते हैं, अरब कंट्रीज में, बहुत सारे अरब कंट्रीज में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं माना जाता था। वो अपने मत का प्रयोग नहीं कर सकती हैं, उनका कोई इंडिपेंडेंट या इंडिविजुअल उनका वैल्यू नहीं है, उनके पति या परिवार का जो निर्णय है वही उनका भी निर्णय है। लेकिन धीरे धीरे जाकर अभी 3-4 साल पहले महिलाओं को अधिकार मिला है। कल्पना कीजिए कि अगर आप यहाँ लोग बैठे, आप लोग इतने लोग, इसमें जेंडर के आधार पर या किसी पृष्ठभूमि के आधार पर कुछ लोगों को मत देने का अधिकार होता और कुछ लोगों को नहीं होता, तो आपको कैसा महसूस होता है। फिर आपको इम्पोर्टेंस पता चलता है, हमको मत देने का अधिकार नहीं है, इनको है, क्यों ऐसा है, हमको क्यों नहीं है, आक्रोश भी होता और आपको उसके महत्व का पता चलता। आप उसके लिए लड़ाई करते हैं कि हमको भी मत देने का अधिकार होना चाहिए, सरकार चुनने का अधिकार हमको होना चाहिए। जैसा कि अमेरिका में लोगों ने गृह युद्ध हुआ उसके लिए, उसके बाद सबको मत का अधिकार दिया। हमारे संविधान निर्माताओं ने भरोसा किया जनता के ऊपर और सबको सार्वभौम वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया, अधिकार दिया। ये बड़ा क्रांतिकारी कदम था, इसको इसके महत्व को हम सभी लोगों को समझना चाहिए और इसके महत्व को हम समझेंगे तो जरूर हम लोग पार्टिसिपेट इसमें करेंगे। अब निर्वाचक सूची जो जैसा आपने बताया, पहली शर्त है उसमें नाम आपका होना चाहिए। इसी के लिए पूरे साल आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। निर्वाचक सूची में नाम अपना दर्ज कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पूरे साल, पहले साल में एक बार एक कट ऑफ डेट होती थी 1 जनवरी। हर साल 1 जनवरी को जो लोग 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हैं, पूरी करते हैं, वो अपना नाम निर्वाचक सूची में जुड़वा सकते हैं। लेकिन अब इसको भारत निर्वाचन आयोग ने 4 कट ऑफ डेट दे दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग देखते थे कि 1 जनवरी को नहीं हुई, फरवरी में कंप्लीट किया, मार्च में कंप्लीट हुई, तो उनको फिर पूरा साल वेट करना पड़ता था कि अगले साल 1 जनवरी को वेट आएगा। तो आयोग ने कहा कि अब हम लोग वर्ष में 4 बार शुरू करेंगे। 1 जनवरी, 1 अप्रैल को जो लोग 18 साल पूरा करेंगे वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं, फिर 1 जुलाई को जुड़वा सकते हैं, फिर 1 अक्टूबर को जो लोग कंप्लीट कर रहे हैं 18 साल, वो भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरे साल ये चलता है, आपकी इच्छा पर रहता है कि आप अगर चाहें तो अप्लाई करें और प्रोसेस चलता रहता है, हो जाता है। और ये स्पेशल सब रिवीजन होता है प्रत्येक वर्ष। अभी इस बार 27 अक्टूबर से शुरू हुआ है, 9 दिसंबर तक टाइम लाइन है फॉर्म लेने का, फॉर्म जमा करने का। 9 दिसंबर के बाद जितने फॉर्म आ जाएंगे उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और मतदाता सूची में, निर्वाचक सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया कंप्लीट करेंगे और ईपिक बनवाएंगे और बाई पोस्ट आपके पते पर ईपिक को भेजा जाएगा।
इसलिए आप एड्रेस भी जो देंगे फॉर्म 6 में उसको ठीक ढंग से अच्छे ढंग से दीजिएगा, ताकि वहाँ बाय पोस्ट आपका जो टिकट कार्ड है, पहचान पत्र है, मतदाता पहचान पत्र वो आपको वहाँ पर मिल जाए। नाम जोड़ने के लिए या निर्वाचन सूची में जो गतिविधियाँ हैं उसमें कोई फॉर्म बनाया है आयोग ने, भारत निर्वाचन आयोग ने, उसमें 3 महत्वपूर्ण है। अभी आज के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है फॉर्म 6 है। फॉर्म 6 से पहली बार जो नाम जुड़वाना चाह रहे हैं निर्वाचन सूची में, वो फॉर्म 6 भरेंगे, कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स उसको देंगे और अपना नाम जुड़वा लेंगे। अभी जैसे कहा जा रहा था नायब निर्वाचन अधिकारी की जन्मतिथि के प्रमाण के लिए आपको आधार कार्ड देना है, ये एक विकल्प है। अगर लीगल पोजीशन आप जानना चाहें, आधार कार्ड आपके डेट ऑफ बर्थ का लीगल प्रूफ नहीं और एड्रेस का भी लीगल प्रूफ नहीं, लेकिन एक उससे हमको बेसिक जानकारी मिल जाती है आपकी, उसको हम मान लेते हैं। तो आपके पास अगर कुछ अन्य भी है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट या कुछ और है डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसको भी दे सकते हैं। आधार कार्ड भी दीजिए, लेकिन डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए उसको दे सकते हैं। तो फॉर्म 6 है। दूसरा, एड्रेस के लिए कहा जाता है कि जो इस स्थान का साधारण निवासी हो, साधारण निवासी का मतलब मोटा मोटी 6 महीने से रह रहा हो, वो नाम अपना जुड़वा सकता है। तो आवासीय जो प्रमाण पत्र की मांग नहीं करते हैं, साधारण निवास का है, कोई उनको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस बात को अपलोड भी करना है या हार्ड कॉपी अगर देंगे उसमें आपको लगा देना है। साधारण निवास उसमें हमको लिबरल करते हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और फॉर्म 6 से नाम जोड़ना है। फॉर्म 7 जो होता है वो नाम हटाने के लिए होता है। कोई यहाँ से परमानेंटली शिफ्ट हो गया, उसका नाम हमको जांच पड़ताल करके अगर वो अप्लाई नहीं किया तो हमको हटा देते हैं। किसी की डेथ हो गई, फॉर्म 7 भर करके या उसके परिवार से भरवा करके उसको हम उसका नाम निर्वाचन सूची से हटा देते हैं। फॉर्म 7 नहीं। फॉर्म 8 संशोधन के लिए, किसी भी प्रकार का संशोधन, आपका नाम जुड़ने के बाद उसमें नाम में कुछ मिस्टेक हो गई, स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक है, एड्रेस में कुछ है, फोटो किसी और का लग गया। शुरू में जब पहचान पत्र बना था आप लोग देखे होंगे एक से एक उसमें गलतियाँ थी, नाम पुरुष का, फोटो महिला का, इस प्रकार का भी आता था। वो सब धीरे धीरे करेक्शन हुआ। एक ही फोटो कई लोगों को लगा हुआ आता था, जब फोटो युक्त निर्वाचन सूची इजाद की गई थी। यही बहुत बड़ा नहीं। पहले शुरुआती दौर में लोग देखते थे फोटो नहीं होता था, आप लोग हो सकता है देखे हो या नहीं देखे हो, निर्वाचन सूची में फोटो नहीं होता था, सिर्फ नाम और आपका एड्रेस वोट वगैरह का लिखे, ये सब होता था। उसमें बोगस वोटिंग के चांसेस बहुत थे। हालांकि आपको एक आई कार्ड लेके जाना होता था वहाँ दिखाने के लिए, लेकिन बहुत लोग जाते थे और जितने लोगों का उसमें नाम है उनके आसपास नहीं जुड़ा रहे हैं, कहीं और जाकर हैं जाकर के वोट देने का प्रयास करते थे, अटेम्प्ट करते थे, कुछ सफल होते थे, कुछ पकड़ लिए जाते थे। उसके बाद से इसको फोटो युक्त बनाया जाए। और अभी हम लोग को लगता है कि डुप्लीकेसी कुछ है, घोष इलेक्टर्स भी कुछ हैं, इसके लिए प्रयास हुआ था कि इसको आधार से जोड़ा जाए। आधार लिंक अगर हो जाएगी अपनी निर्वाचन सूची तो बिल्कुल प्यूरिफाई हो जाएगी। आधार का डुप्लीकेट नहीं कर सकते तो वो हो जाएगी। प्रयास शुरू हुआ था कि बीच में कुछ लीगल इशूज आए, सुप्रीम कोर्ट का मामला गया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कंपल्सरी नहीं किया जा सकता, आप किसी को बात नहीं कर सकते, उसकी व्यक्तिगत जानकारी लेने के लिए आधार से नहीं करते। अभी वो वॉलंटरली चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। हम लोग प्रयास है कि स्वेच्छा से सब लोग आधार से जुड़ जाएंगे, बेहतर रहेगा। तो ये है फॉर्म 6, 7, 8 का। 8 में एक नया फीचर अभी आयोग ने जोड़ा है। पहले था कि अगर आप यहाँ हैं नाम जुड़वा लिए, फिर कहीं और चले गए, वहाँ फिर से आपको फॉर्म 6 देना पड़ता। एक तो यहाँ पे नाम रह जाता था, दूसरा वहाँ आपने जुड़वा लिया, 2 जगह नाम हो गया आपका, पहले वाले से हटा या नहीं हटा कोई गारंटी नहीं है, तो डुप्लीकेट रहता था। निर्वाचन सूची शुद्ध नहीं मानी जा रही थी। अब आयोग ने किया है कि आपको फिर से फॉर्म 6 भरने की आवश्यकता नहीं। कहीं भी आप जाते हैं, शिफ्ट होते हैं, अगर सिंपली फॉर्म 8 भर देना है और उसके बाद आपका नाम वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ नए जगह पर गए हैं, और पुराने जगह से ऑटोमेटिकली हट जाएगा। आप वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वहाँ आपका नाम भी शिफ्ट हो जाएगा। ये चाहे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट
हो, चाहे विद इन स्टेट हो, इवन स्टेट से बाहर भी आप जा रहे हैं इस प्रकार की फैसिलिटी को यूज कर सकते हैं। धीरे धीरे इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है, यूजर फ्रेंडली बनाया जा रहा है। हार्ड कॉपी में आप दे सकते हैं, उसके लिए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी जो ERO कर रहे थे लोग, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए ERO इलेक्टर्स रजिस्ट्रेशन ऑफिसर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी होते हैं। जैसे कि आपके बांकीपुर विधानसभा के लिए डिस्केला सदर हैं, उनको ही पूरा अधिकार है रजिस्ट्रेशन करने का, जांच पड़ताल करने का, नाम शामिल करने का और फिर टिकट बनवा के आपको भेजने का, वो करते हैं ERO। और किसी अन्य विधानसभा के लिए आप हैं तब भी हम लोग कहेंगे कि आप फॉर्म दे दीजिए। अगर ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो अच्छी बात है, हार्ड कॉपी में देते हैं तो आप दे दीजिए। हम लोग क्या करेंगे कि जो इस विधानसभा क्षेत्र का है वो किसी ERO के पास रहेगा, किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र का है हम लोग वहाँ भेजेंगे, वहाँ आपका नाम जुड़ जाए अगर आप कहीं और रह रहे हैं। और दूसरा ये कि किसी अन्य जिले का है तभी हम संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी को, जो कि जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं, एक्स ऑफिसियो, उनको हम लोग भेजेंगे और वो लोग उसको नाम आपका जोड़ लेंगे, फिर आपको लिखित आपके एड्रेस पर वहाँ से आ जाएगा। तो कहीं के भी आप हैं, आप भर के इसमें जो कागज है उसको लगा करके आप दे सकते हैं, हम लोग संबंधित को भेजेंगे और नाम आपका जुड़वा देंगे। ऑनलाइन भी बड़ा ईजी है, आप देख लीजिए। एक तो जो बताया गया voters.eci.gov.in, इस पर सर्च करके आप जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन उसको पढ़ के फॉलो करके वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरा वोटर्स हेल्पलाइन ऐप बनाया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा, प्ले स्टोर में उपलब्ध है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें लॉगिन ID आपको क्रिएट करना पड़ेगा, OTP वगैरह आएगा, वेरिफिकेशन होगा, उसका अपना ID पासवर्ड बना करके, ID में कब लगता है मोबाइल नंबर एक रखिए, बेटा याद रहेगा, पासवर्ड कुछ बना करके उसको यूज कर सकते हैं वोटर्स हेल्पलाइन ऐप। उससे ये फायदा है कि आप नाम भी जोड़ सकते हैं और अपना मतदान केंद्र वगैरह या मतदाता सूची में नाम की क्या स्थिति है वो सब चीज़ें भी बाद में भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज भी है और ऑफलाइन भी है। और ऑनलाइन में कुछ कुछ कठिनाई आ सकती है, जैसे कि आप पहली बार अटेंड किए, सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा पेशेंस से करने की जरूरत है। कई बार फर्स्ट टाइम में हो जाता है, कई बार आपको अलग अलग टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रयास करना पड़ेगा, वैसे करके अपना नाम उसमें जरूर जुड़वा लीजिए। तो प्रयास ये करिए कि सभी लोग, आप लोग स्वयं, क्योंकि संख्या कम है, अभी हम प्रिंसिपल साहब से पूछे तो बताया कि लगभग 600 बच्चे हैं जो कि BSc फर्स्ट ईयर में हैं और यहाँ उपस्थित अभी कम है। तो आप अपने आसपास के लोगों को, अपने दोस्तों को, सबको बताइए। अपने घर पर भी, पास पड़ोस में, रिश्तेदारी में जो लोग भी हैं वो 1 जनवरी को 18 साल पूरा कर लेंगे, उनके लिए जरूर उनको मोटिवेट करिए, उनको असिस्ट करिए, लिंक भेजिए, ऐप के बारे में बताइए, ताकि वो अपना नाम जरूर निर्वाचन सूची में जुड़वा लें और जो प्रक्रिया है उसमें भागीदारी करें। और एक अच्छे और जिम्मेदार नागरिक के रूप में हम सभी लोगों का दायित्व है कि वो शासन प्रणाली में भागीदारी करें और अच्छे नागरिक बनें। इन सभी लोगों को प्रयास करना है। और साइंस कॉलेज की प्रतिष्ठा की छुट्टी नहीं है, यहाँ एडमिशन होना भी कोई आसान बात नहीं है और सभी लोग यहाँ आए हैं, कोई आसान प्रक्रिया से नहीं आए होंगे। तो हम लोगों ने इसीलिए चुना है कि आप स्वयं भी करें और लोगों को भी मोटिवेट करें। वेस्ट भारत निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करें। जो लोगों को हम लोगों ने कैंपस एम्बेसडर के रूप में चुना है, उनसे हमारे लागत है और उप निर्वाचन कर्मचारी हैं जो कॉन्टैक्ट में रहेंगे। आप लोगों को अगर कोई इशू होगा तो आप बात करके सबको वेरीफाई कर सकते हैं। जो ऑनलाइन प्रोसेस का है और डिटेल है वो हम व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो कैंपस एम्बेसडर है, आपस में आप लोग शेयर कर लीजिएगा और हम लोग को उम्मीद है कि इस कार्यक्रम के बाद बड़ी संख्या में यहाँ से हम लोग एप्लीकेशन ऑनलाइन या ऑफलाइन जरूर मिलेंगे। और जो लक्ष्य है प्रिंसिपल साहब ने कहा कि DM साहब का जो उद्देश्य है उसको पूरा किया है। मेरा उद्देश्य नहीं, ये भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य है और अल्टीमेटली आपका अपना लक्ष्य है, उद्देश्य है कि आपका नाम उसमें होना चाहिए। हम लोग के इंस्ट्रूमेंट है, वहाँ आपको प्रोसेस बता रहे हैं तो आपको प्रयास कर रहे हैं आपका नाम आप ही का है, आप पूरा करेंगे। तो
हमारी तरफ से इतना ही, थोड़ा लंबा बातचीत आप लोगों से की। आप लोगों से बातचीत करने का जब भी मौका मिलता है तो मन भरता नहीं, क्योंकि हम लोग वहाँ बैठते थे और हमारी शुभकामना है कि आप लोगों में से भी बहुत लोग इस साइड रखें भविष्य में और आने वाली पीढ़ी को बताएं। इसी समय हम लोग वहाँ बैठते थे, सुनते थे सभी लोगों से, अच्छा लगता था, बात करके अच्छा फील होता है। आप लोगों के बीच में आकर थोड़ा यंग फील करते हैं हम लोग, तो इसीलिए थोड़ा लंबा हो जाता है। और अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, चाहे इससे जुड़े प्रोसेस से संबंधित या अदरवाइज कुछ अगर आपके मन में है। तो इस प्रकार का अवसर कम मिलता है, हम लोगों को टाइम नहीं मिलता कि आपके साथ इंटरेक्ट करें और आप लोगों को भी नहीं मिल पाता। तो अगर कुछ है तो 4-5 मिनट हम लोग और गप करेंगे। आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे